जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ 150 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास, जो आपको बहुत सा प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास करके दरोगा या बीपीएससी सहायक में बीपीएससी जितने भी सरसठी बीपीएससी है वो कृपया करके देख लें। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट लाभ देगा। तो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है दोस्तों। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। आगे है दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से हो जाते हैं दोस्तों। उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगला मोटिवेशन है, देखिएगा, बहुत लाजवाब। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है दोस्तों। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है। इसी के साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी मस्ती एकेडमी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ मैं आज का शुरुआत क्वेश्चन करता हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। यानी जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो राजदूत कौन था दोस्तों, जब जहांगीर के दरबार में जहांगीर के समय में ब्रिटिश से आए थे राजदूत, जो जेम्स राजा जो थे उन्हीं के समय में हुए। तो विलियम हॉकिंस कौन था, विलियम हॉकिंस। कहा जाता है कि 1608 ईस्वी की बात है। 1608 ईस्वी में विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसको, विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस तुर्की एवं फारसी बोल सकता था, यानी तुर्की एवं फारसी भाषा में वो विद्यमान था दोस्तों। जहांगीर ने के यहाँ 3 साल तक रहा, लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब, कितना, 400 मनसब और फिरंगी खां या इंग्लिश खां का उपाधि से भी नवाजा। कौन, जहांगीर ने नवाजा था। 3 वर्ष बाद मुगल दरबार में रहा विलियम फिंच एक मात्र यात्री था जिसके अनारकली दंतकथा, यानी विलियम फिंच, इसके बाद एक आया था विलियम फिंच, जो एक मात्र था जिसको अनारकली की दंतकथा से उल्लेखित किया गया है। उसको उल्लेखना मिलता है, मैंने उसका बुक में अनारकली की दंतकथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा वीडियो को। समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो याद रखिएगा, समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो नाविक था दोस्तों। 1498 ईस्वी में सबसे पहले ये आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। यानी 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। याद करिएगा कि 1942 में जब कांग्रेस का बंबई का अधिवेशन हुआ था, उसमें बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था, पारित कर दिया था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिए थे। गांधी जी करो या मरो का नारा दिया था। जेबी कृपलानी 1947 जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। माननीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इन्होंने कहे थे दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। कब कहे थे? कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1931 में 45वां अधिवेशन हुआ था। कब? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे और इसी माननीय कांग्रेस का अध्यक्ष सरदार वल्लभ पटेल के थे। उसमें बहस हुआ था मौलिक अधिकार पर, किस पर मौलिक अधिकार को पास कर दिया गया था। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। इसी अधिवेशन में 45वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसी में कहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक? तिलक भारतीय अशांति के जनक। तो इसका सही उत्तर होगा वेलेंटाइन चिरोल। कहा जाता है कि लंदन के टाइम्स के संवाददाता में वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को, माने लंदन से जो पत्रिका निकलता है उसमें वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि के विरुद्ध मुकदमा इंग्लैंड तक के चल गए थे दौड़ते, और वेलेंटाइन चिरोल पर इधर से केस डाल दिए दोस्तों। तो इनका सही उत्तर होगा वेलेंटाइन चिरोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधार बनी है। तो माउंटबेटन योजना जो आधार बना था देश के विभाजन से संबंधित है। किससे? देश के विभाजन से संबंधित है। कहा जाता है कि 3 जून 1947 को देश का विभाजन का आधार बना। कब बना? 3 जून 1947 को देश का विभाजन का आधार बना। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नीस में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? यानी 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कांग्रेस का जो शासन था दोस्तों ये चला था 28 महीना। कितना महीना? 28 महीना चला था। याद रखिए कि अंग्रेजी सरकार के साथ कुछ महीने जहाद्य ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 1935 के अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1935 का जो अधिनियम था उसमें सरकार अपना स्वीकार कर लिया कि विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, भिन्न भिन्न राज्यों में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए इसको ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 28 दिन तक के इसका कार्यवाही चला था दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? तो याद करिएगा, इसका सही उत्तर होगा सर टीवी सप्रू ने। कौन? सर टीवी सप्रू ने किया था। कहा जाता है कि 1945 में ब्रिटिश सरकार INA के सैनिकों के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा ठोक दिया। INA के सैनिक जितना भी था उस पर लाल किला में मुकदमा चलाया। जब मुकदमा हो गया तो इसके मुखायुक्त कौन कौन बने गए? प्रेम सहगल बने, कर्नल ढिल्लो बने गए। लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत सारे वकील आए। आज़ाद हिंद फौज की जो समिति के जितने भी वकील थे आए, जैसे नेतृत्व करता था भोलाभाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे,
जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और अरुणा असफ अली भी थे। ये सभी लोग थे दोस्तों। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से, याद रखिएगा, वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र सर शंकर नारायण ने दिए थे। कौन? सर शंकर नारायण ने दिए थे। कहा जाता है कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी को देखते हुए शंकर नारायण ने वायसराय के कार्य परिषद से क्या कर दिए? त्याग दे दिए। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने नाइटहुड को भी त्याग पत्र दे दिए, उपाधि को क्या कर दिए? लौटा दिए, ले जाओ अपनी उपाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है ये वारंगल, बी नंबर सही इसका होगा। देवगिरी के जो थे रियासत रामचंद्र देव शासक थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये शंकरदेव बन चुके थे। होयसल के वीर बल्लाल थे, मदुरा के वीर पांडे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिलाने वाला है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें सूचियों को नीचे दिए कूट को उत्तर के सहित उसको चुन करिए। तो मिलाना है आपको। देखिए, गंधार कला, तो गंधार कला है जो दोस्तों कुषाण से संबंधित है। उसी समय मूर्तियों को गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को बना है। जूनागढ़ अभिलेख, तो ये है रुद्रदामन, किससे? रुद्रदामन से, यानी हो गया ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। मिलिंद पनो, ये नागसेन से संबंधित है, सी का 1 हो गया दोस्तों, और डी का 2 हो गया, डी का 2 हो गया। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। कौन? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अमीर कोई एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही का एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही एक नया विभाग था, कौन सा सुल्तान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक चालू इसको किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विकास के लिए उन्होंने अमीर कोही एक नया विभाग का स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ये घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था दोस्तों। कहा जाता है कि जौनपुर के शक राजवंश का अंतिम शासक हुसैन था। कौन सा राजवंश का? शक राजवंश का। दिल्ली सुल्तान बहलोल्लुद्दीन ने पराजित किया था और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। जौनपुर को किस सल्तनत में मिला लिया था? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किससे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? मैंने ऋग्वैदिक काल में कि जो शुरुआत हुआ था, यानी ऋग्वैदिक काल की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें मूल्यवान संपत्ति गाय को कहा जाता था। किसको? गाय को कहा जाता था। गाय को ही मुद्रा के रूप में लेन देन की हमेशा प्रयोग किया जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दोस्तों, तो याद करिएगा। कहा जाता है कि दक्कन में जब राष्ट्रकूट, कहाँ पड़ता है दक्कन में राष्ट्रकूट? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। दक्कन का जो क्षेत्र है कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, चालुक्य राजाओं के अधीन था। लेकिन 8वीं शताब्दी के बात है, दंती दुर्ग ने
चालुक्य स्वामी को अधीनता मानने से इनकार कर दिया। राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे उन्होंने चालुक्य जो साम्राज्य के राजा थे उसको दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, चालुक्य स्वामी को अधीनता मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया और उससे हरा दिया। क्या कर दिया, लेकिन उससे हरा दिया। इसी को कहा जाता है हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंगेज खां का मूल नाम था। तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। कौन, तेमुचीन। कहा जाता है कि चंगेज खां का जन्म 1642 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो मंगोलिया का उत्तरी भाग में ओनन नदी के तट पर इसका जन्म हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम तेमुचीन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। ब्रिटिश सरकार HW नेविसन जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पत्रकार कौन, HW नेविसन जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार HW नेविसन से जुड़े थे तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें 4 महीने तक भारत रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के रिपोर्टिंग की थी। 4 महीनों तक इन्होंने भारत में रह करके मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल को रिपोर्टिंग की थी। किससे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पीऊँगा। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पीऊँगा। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। कहा जाता है कि गोरखपुर जेल में अपनी फांसी से पूर्व साथी द्वारा, अपने एक साथी के द्वारा दूध को अस्वीकारते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। इनको गोरखपुर में ही फांसी दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सा लिपि है जो दायां से लेकर के बायां ओर की ओर लिखा जाता है, यह है खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि, खरोष्टी लिपि। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर, कौन सा, सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत के 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। खरोष्टी लिपि जो है 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक का एक शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख था दोस्तों। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख था, ये भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया। पूछेगा कि सम्राट अशोक का शहबाजगढ़ी या मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया, तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठाकुर का उन्मूलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। कहा जाता है कि 1830 में ठाकुर का उन्मूलन किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल उस समय का लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। उस समय का कौन गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास ने लिखा है, CR दास ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है, CR दास ने लिखा। कहा जाता है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। राजनीतिक थे, वकील थे, पत्रकार थे और इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वाधीन आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर सरेंडर केस में अरविंद घोष को बचाव में भी काम किया था।
कौन सा? अलीपुर संयंत्र केस में चित्तरंजन दास ये काम किए थे। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में चित्तरंजन दास वकालत छोड़ दी थी और कांग्रेस के पदभार से यानी कांग्रेस में सदस्यता जोड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद की बात है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। कब? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। स्वर्णभूमि वह राजा कौन था? स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। देवपाल से कितने गांव? 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। कहा जाता है कि बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बीच में था। सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के 5 गांव अनुदान में दिए गए थे। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था दोस्तों। देवपाल कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इन्हीं के समय में अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान इन्हीं के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी दोस्तों? किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो ये हैदराबाद का निज़ाम बगावत नहीं किया था। हैदराबाद के निज़ाम। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआत होता है उससे पहले ही विजयनगर क्या हुआ था? समाप्त हो जाता है। निज़ाम हैदराबाद का शासक था जो अब तेलंगाना में पड़ता। जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? अब तेलंगाना में पड़ता। भारत और अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया। अंग्रेजों के निज़ाम ने हैदराबाद शासन करने से स्वीकृति दे दिया था। माने निज़ाम जो था अंग्रेजों को शासन करने के लिए हैदराबाद पर भी स्वीकृति दे दिया था कि आप यहाँ कर सकते हैं। विरोध नहीं किया। लेकिन तमिलनाडु के पालीगारों ने 1805 ईस्वी में तमिलनाडु के पालगारों ने 1805 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह का नाम है बेलुथम्पी विद्रोह। यह सरवनकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। सरवनकोर पूछेगा कि सरवनकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था? 1802 के 9 के आसपास में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहा जाता है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य का जो पुस्तक है किस विषय पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विरुद्ध। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विरुद्ध चाणक्य जिसको हम कहते हैं उनका कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम। इनका एक पुस्तक था अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध मूलतः राजनीतिक से था दोस्तों। इन्होंने शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया। संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनके प्रशासनिक उपयोग बहुत चर्चे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था?
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह है दोस्तों अकबर। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, कौन? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया था। माने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया था। उस समय भारत का शासक था अकबर। कौन था? भारत का शासक अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर में 1608 ईस्वी में दिया था। माने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली फैक्ट्री जहांगीर ने 1608 में लगाने की अनुमति दे दिया था दोस्तों। भारत में पुर्तगाली 1498 में आए, सबसे बाद में 1961 में, बाद में पुर्तगाली ही लौटे थे 1961 में। कहा जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में कौन कौन है देख लेते हैं। पहले आया था पुर्तगाली दोस्तों, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद ड्रेन आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। लेकिन गए कैसे कैसे? तो सबसे पहले जो गया दोस्तों ड्रेन गया, उसके बाद डच गया, उसके बाद फ्रांसीसी गया, उसके बाद अंग्रेज गया, अंत में पुर्तगाली लोग गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि इंडिया का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक विष्णुगुप्त है। कौन? विष्णुगुप्त। इंडिका का लेखक कौन? विष्णुगुप्त। सॉरी दोस्तों, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। कहा जाता है कि मौर्य काल इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गई इंडिका है। मैंने इंडिका में सबसे ज्यादा मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। यूनानी शासक सेल्कस ने अपना दूत बनाकर, कौन? यूनान का शासक सेल्कस था, अपना दूत बनाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा था। मैंने चंद्रगुप्त को यूनानियों क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। लेकिन चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म का स्वीकार कर लिया और चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुआ था श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त का जैन गिरी भद्रबाहु थे, यानी जैन धर्म का जो शिक्षा दिया था वो थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना शरीर को क्या कर देते? त्याग कर दिए थे। कौन विधि से? संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग कर दिए थे दोस्तों। कहा जाता है कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब चाणक्य का उपनाम था। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौन? अर्थशास्त्र की रचना कौन के थे? विष्णुगुप्त के थे। कौन के थे दोस्तों? विष्णुगुप्त के थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में भारत की यात्रा पर नेचुरल हिस्ट्री के नाम से यात्रा वृत्तांत डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। मैंने पूछेगा दोस्तों कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सा नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंडेर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रेंडेर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है दोस्तों।
कहा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वे महान राजनेता थे। वे क्या थे? महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत वीरता से भाग लिए थे दोस्तों। कहा जाता है कि 1929 में कांग्रेस पार्टी के एक सभा में शामिल होने के बाद गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार, जिसको खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता? ईश्वर का सेवक। इन्होंने स्थापना किया था खुदाई खिदमतगार। इन्होंने फख्तवानों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। कौन? फ्रंटियर गांधी से कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का तीसरी लड़ाई जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठा के बुरी तरह से हार हो चुका था दोस्तों। मराठा को बुरी तरह से क्या हो चुका था? हार हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था, जिसे स्थापना कला के लिए उत्कृष्ट माना गया है। स्थापना कला के लिए उत्कृष्ट माना गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम में किया था? तो बराबर के जो गुफाओं का उपयोग है किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजीबकों ने। किसने किया? अजीबकों ने। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर एक आजीविका के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक तथा उसका पौत्र, पौत्र के मतलब उसका परपोता हुआ, दशरथ के समय बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके एक गुफा बनाया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि सुदामा की गुफा, कर्ण गुफा, चौपार गुफा, ये सब मौजूद हैं। सुदामा की गुफा, कर्ण गुफा, चौपार गुफा मौजूद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसको शैलचित्र को प्रागैतिहासिक महत्व का खोज किया? माने कौन सा इतिहासकार था जो पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसको शैलचित्र, माने जितनी भी चित्र भित्ति था लगा हुआ, चित्र पड़ा हुआ था, उसको प्रागैतिहासिक काल का महत्व का खोज किया? माने प्रागैतिहासिक समय में ये बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी.एस. बावनकर। बी.एस. बावनकर। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल गुफा। इसकी खोज 1957 में बी.एस. बावनकर ने किया था। बी.एस. बावनकर ने किया था। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत के रूप में सूची में इसे क्या कर लिया? शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दल घोषित किया गया था? पूर्ण रूप से स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो किया गया था 26 जनवरी 1 महीना 1930 को। कहा था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन कांग्रेस सचिव के सुझाव 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। कब? 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये आवाज़ उठाया था। उसी समय पूर्ण स्वराज का ऐलान किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस पेटिया में पाए जाते हैं?
कौन सा पेटी है उनमें 80% ज्वालामुखी पाया जाता है सक्रिय रूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिशांत पेटियों में 80% ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में अग्निवलय या ज्वाल वृत्त कहा जाता है सबसे, कहाँ, प्रशांत महासागर में अग्निवलय कहा जाता है या ज्वाल वृत्त के नाम से भी उसे जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अव्यवस्थित है, तो भारत जो अव्यवस्थित है, भारत है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे, असम में कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ? असम है दोस्तों कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा असम 3 अक्षर का है, तो 3 दूनी 6 1 7, यानी 7 आंसर हो जाएगा। कितना? 3 दूनी 6 1 7। असम राज्य को पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 7 राज्य की सीमा छूती है। 2 देश भूटान और बांग्लादेश सीमा इस राज्य को छूता है दोस्तों। आगे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। रेगुर किसका नाम है? तो याद रखिएगा रेगुर जो नाम है काली मिट्टी का नाम। किसका? काली मिट्टी का नाम। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, जो कपास की खेती के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 89 यानी 89 तारामंडल हैं दोस्तों। कितना? 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उत्पादन में सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ दोस्तों, वे हुआ गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। भारत निम्नलिखित में कौन सा जैव क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? माने जैव विविधता का सबसे तत्व जो स्थल है पश्चिमी घाट है दोस्तों। कौन सा? पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है दोस्तों। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकता है। पश्चिमी घाट जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकता है। इन पहाड़ियों के पश्चिम की ढलान पर हर वर्ष भारी बारिश होता है। यहाँ पाए जाने वाली वनस्पतियाँ जैव विविधता की गणना लगभग क्षेत्र में 16,000 वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला हुआ दोस्तों। जो 16,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला, लेकिन दक्षिणी छोर से गुजरात तक के 1600 किलोमीटर तक का ये क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भूमध्य रेखा से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर है दोस्तों, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम है, प्रिस्पी है, गैबोन है, कांगो है, कांगो गणराज है। कांगो गणराज देखिए दोस्तों, जनतांत्रिक कांगो गणराज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती स्थित है। जबकि मैक्सिको कर्क रेखा पर स्थित है। मैक्सिको किस पर है? कर्क रेखा पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट है? श्रीहरिकोटा द्वीप तो याद रखिएगा पुलिकट झील के निकट। किसके द्वीप? पुलिकट झील। कहा जाता है कि दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों।
कहाँ? दक्षिण के जो राज्य है आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है। पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। केंद्र का नाम अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी है। कौन सा? महानदी। महानदी यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती है और महानदी के साथ बैतरनी और ब्राह्मणी दोनों नदियां संयुक्त होकर बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। कहा जाता है कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है कौन कौन है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, मंजीरा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, प्राणहिता नदी है। ये सब नदी बंगाल के खाड़ी में गिरता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। 43 नंबर आपका पहुंच गए हैं। सौर परिवार में सबसे तत्व ग्रह कौन है? यानी सौर परिवार में सबसे तत्व गर्म ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वीनस है। कौन सा? वीनस। कहा जाता है कि वीनस ग्रह है जो सूर्य की तुलना में जरा सा अधिक दूरी पर स्थित है, जिससे यह सर्वाधिक गर्म ग्रह। सूर्य के सम्मुख तापमान लगभग अधिकतम तापमान 100 डिग्री के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? मृदा, याद रखिए किससे? मृदा से। तो इसमें मृदा से संबंधित है, याद रखिएगा, इडेपिक। मृदा जो कहेगा आपको इडेपिक याद रखना होगा। इडेपिक कहा जाता है मृदा की संरचना उसके संगठनों को इडेपिक कहा जाता है, लेकिन ग्रीक शब्द में इडाफोस का से बना है। किससे? इडाफोस से बना है। जलवायु तथा टोपोग्राफी का संबंध स्थलाकृति से है। जलवायु और टोपोग्राफी यानी कहने का मतलब है कि क्लाइमेटिक बायोमेट्रिक का संबंध जलवायु से है। क्लाइमेटिक और बायोमेट्रिक का संबंध किससे? जलवायु से है। और टोपोग्राफी का जो संबंध है स्थलाकृति से। किससे? स्थलाकृति से है। याद रखिएगा, मृदा कहेगा तो इडेपिक मारिएगा और क्लाइमेटिक और बायोटिक जो है ये संबंधित है जलवायु से, लेकिन टोपोग्राफी संबंध है किससे? स्थलाकृति से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र शिशु लिंग का अनुपात जो है न्यूनतम है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में। तो याद रखिएगा इसका जो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल शहरी था 902 और 906 के आसपास में, जो कुल में था जिसमें शहरी था 906 और ग्रामीण में 885 था। लेकिन केरल में वही आ जाता है 965 शहरी में और ग्रामीण में 963। हरियाणा में आ जाता है 832 शहरी, 800 ग्रामीण में 835 आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जरूर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक 22 महीने को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में किया था। कब किया था? 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने किया था। इस जीवन में जैव विविधता काफ़ी महत्व है। हम ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। जैव विविधता कमी होने के कारण जैसे बाढ़, सुखाड़, तूफान आदि का खतरा रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है?
यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन है? तो मीथेन है दोस्तों। कौन सा? मीथेन है दोस्तों। प्राकृतिक गैस का मिश्रण जो है मुख्य भाग मीथेन है। कहा जाता है कि प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होता है, ईंधन का प्रमुख स्रोत है। ये जीवाश्म ईंधन के साथ साथ गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है दोस्तों। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे सड़े गले पदार्थों पर से बनती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन से 80 से 90% तक के रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न कर सकता है? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है पर्यावरण को प्रदूषण नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर करता है। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करता है दोस्तों, ये है वायुमंडल की नमी पर। किस पर? वायुमंडल की नमी पर। कहा जाता है कि इस प्रकार वर्षा बूंदा बूंदी या बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी पर ही आधारित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? माने नहर जो है दक्षिण अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लुडविग्स नहर। कौन सा? लुडविग्स नहर। याद करिएगा, लुडविग्स नहर। कहा जाता है कि लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में पड़ता है। साल्ट सेंटी मारी नहर कहाँ पड़ता है? कनाडा में, जो 1987 में अटलांटिक महासागर से लेकर के सुपीरियर सागर तक मार्ग का हिस्सा था दोस्तों। एक और नहर है वोल्गा-दोन। ये नहर रूस में पड़ता है। वहाँ दो मुख्य नदियाँ वोल्गा और डॉन आपस में जोड़ती है दोस्तों। अब सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है उसके बारे में हम करते हैं। खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति जो है दोस्तों मध्य एशिया की जनजाति है। कहाँ की? मध्य एशिया की जनजाति है खिरगिज, मध्य एशिया की जनजाति। बूसमैन जनजाति कहाँ के है? तो कालाहारी की जनजाति है। एनु जनजाति कहाँ के? तो जापान का जनजाति है। और बद्दू कहाँ है? तो अरब सागर के जनजाति, अरब का जनजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। कौन हो जाएगा? 3 नंबर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माने भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोडी। कौन सा? अनाईमोडी। कहा जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसे अनाईमोडी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 2694 मीटर। कितना? 2694 मीटर है। दोदा बेटा या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो याद रखिएगा हेलोक्लाइन। कौन सा? हेलोक्लाइन। सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन। सागरीय, याद रखिएगा सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन। कौन सा? ताप रहेगा तो थर्मोमीटर, किसने? थर्मामीटर। थर्मोक्लाइन प्रवणता को। और जल लवणता प्रवणता रहेगा तो हेक्लोलाइन। हेक्लोलाइन से मापते हैं। घनत्व प्रवणता लवणता रहेगा तो पाइक्नोलाइन से। घनत्व रहेगा दोस्तों तो पाइक्नोक्लाइन से, है ना। घनत्व रहेगा तो पाइक्लोलाइन से, लेकिन जलीय रहेगा, जलीय रसायन प्रवणता रहेगा तो केमोक्लाइन से। किससे? केमोक्लाइन से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। याद रखिएगा दक्षिण की लग गया
तो ये गोदावरी होगा। कौन सा? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है दोस्तों। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग जो है महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में, 20% भाग मध्य प्रदेश में बहता है। इसके विशाल आकार विस्तार के कारण इसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 44% भाग जो है महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में, 20% भाग जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अगला है सूची 1 और सूची 2 को नीचे दिए गए सही को उत्तर चयनित कीजिए। तो सबका नाय, सबन काय, ज्वालामुखी है दोस्तों, सबन काय। ये पड़ता है, सबन काय पड़ता है दोस्तों, ये पेरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सबन काय पेरू में पड़ता है, यानी ए का हो गया 2 नंबर। माउंट एटना जो पड़ता है इटली में पड़ता है, बी के हो गया 1 नंबर। कोलिमा, कोलिमा जो पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है मैक्सिको में। कहाँ पड़ता है? मैक्सिको में, तो सी नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। और डी का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 3 नंबर, मेरा पे इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 3 नंबर होगा। कौन सा? 3 नंबर। 56 नंबर है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में पड़ता है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा उत्तर हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। कौन कौन झील है? ईरी झील। कौन सा? ईरी झील है, जिसे डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। बी का हो जाएगा मिचिगन बैरी, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ओंटोरिया जो कहाँ पड़ता है? कनाडा में, जो हैमिल्टन होगा। कहाँ? हैमिल्टन में, सी का 4 नंबर। और डी का जो हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। आ गए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कौन सा? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। कहाँ? सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। हिमालय पर्वत के अनेक भाग या उपभाग है दोस्तों, जिनके कई नाम से भी जान सकते हैं हम। जैसे सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय का भाग पंजाब हिमालय है। सिंधु प्लस सतलज, इसके बीच में कौन? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। काली तीस्ता के बीच में है हिमालय के भाग नेपाल है। किसके? काली तीस्ता के भाग में कहाँ? नेपाल है। इसके भाग में कौन है? नेपाल। और सिंधु सतलज के भाग में कौन है? पंजाब है। काली तीस्ता के भाग में कौन है? नेपाल है। सतलज और काली के भाग में कौन है? कुमायूं हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के भाग में कौन है? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के भाग में है दोस्तों ये है ये हो गया जाकर के तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में ये हो गया कौन? हिमालय का नदी जो पड़ता है दिहांग नदी चौकरीमल, असम। कौन है? असम। सॉरी दोस्तों, याद नहीं आ रहा था। असम। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा? असम। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड नैब की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड का स्थापना 1992 में किया गया था दोस्तों। कहा जाता है कि
भारत सरकार द्वारा 1992 में इस बोर्ड का स्थापना किया गया था। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है राष्ट्रपति को। किसको? यह है राष्ट्रपति को। कहता कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधी सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, जबकि राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। केंद्र सरकार राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्र आता है। कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्र। कहा जाता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन अधिकार का वर्णित किया है दोस्तों, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपस में अगर विवाद करता है तो इसी को समझाने के लिए प्रारंभिक अधिकारता के नियम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में कौन सा सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है सही उत्तर, उसका हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। कहा जाता है कि भारतीय संसद 86वां संविधान संशोधन, कौन संशोधन? 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21 को जोड़ा गया है। कि कौन सा? अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21A को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इस संशोधन में भारत के प्रत्येक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो भारतीय संविधान का प्रावधान गैर नागरिकों को जो उपलब्ध है दोस्तों, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार का अर्थ भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। मैंने अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कहा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था श्री गणेश 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जिले से हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में व्यवस्था के अपनाने वाला दूसरा राज्य था। पहला कौन? राजस्थान के नागौर से आरंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल, याद रखिएगा, एकल हस्तांतरीय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल हस्तांतरीय द्वारा दिखाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? माने मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 24। कौन सा? 24। कहा जाता है कि कारखानों या खदानों में किन्हीं खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन को काम कराना
निर्विरोध अधिकार नहीं, निषेध करता है, मानव का हनन करता है। कहा जाता है अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बाल श्रम का परिच्छेद करना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता अधिकारों से, अनुच्छेद 17 में किससे, अस्पृश्यता से, छुआछूत वाला, और 19 से किससे, वही स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 में बाल का व्यापार मैंने नहीं किया जा सकता है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कहा जाता है कि जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ अस्वीकार हटाने के लिए कार्यवाही होती है। कहा जाता है कि सदन की अध्यक्षता ये नहीं कर सकता, लोकसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने वाला अधिकार होता है दोस्तों। इसमें दोनों पक्ष का मत बराबर पड़ता है, तभी मैंने इसका क्या था। अगला क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? लोकसभा के अध्यक्ष जो तो प्रथम जनजातीय कौन थे? तो पीएम संगमा थे। कौन थे? पीएम संगमा, जो 23 मई 1996 से लेकर के 23 मार्च 1998 तक थे। 23 मई 1996 से लेकर के 23 मार्च 1998 तक रहे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किस सदन में के सदस्यों द्वारा बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा। कौन था? लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य को समर्थन आवश्यक है। कितना सदस्य? 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचित से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 होना चाहिए। कितना? 5 होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की लमसम संख्या 5 होती है। निम्नलिखित में किस संसद का संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? माने किस संसद का संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी का। भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, संसद में उपस्थित हो सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता, संसद में बोल सकता, लेकिन संसद में मत दे नहीं सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय सदन के उच्च सदन में बिहार को कितना सीट मिला था? तो बिहार को मिला था 8 सीट। कितना? 8 सीट मिला था। निम्नलिखित किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो यह है विधान परिषद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद के उत्पादन या सृजन के लिए उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 अनुच्छेद के तहत संसद उसको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, हटा भी सकता है। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय संकल्प विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो, तब 2/3 मतों द्वारा पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत द्वारा क्या कहा जाता है? पारित कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त या उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा का तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन है। इन दोनों को कार्यकाल 5 साल वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, अस्थायी नहीं दोस्तों। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 की जेड के अनुसार सरकारी समितियों की निर्धारित अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये 21 हो सकता है। कितना? 21 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस बात में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूपरेखा प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल। कहा जाता है भारतीय संविधान के मूल संरचना में केशवानंद भारती बनाम केरल को अभिव्यक्ति निर्धारित किया गया था। उस समय गोलकनाथ बनाम पंजाब का जो था उसको निरस्त करके ही अपना बनाए थे। निम्नलिखित में से किसका अपने कर्तव्य को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई अधिकार होगा? तो सुनवाई का अधिकार होगा महान्यायवादी का। किसको? महान्यायवादी को। कहा जाता है कि संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत की सरकार को कानूनी मामले में परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को हो सकता है। अटॉर्नी जनरल को जो नियुक्ति होता है अनुच्छेद 76 के तहत होता है। इसे अपने कर्तव्य अनुच्छेद 76 में कहा गया कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल हो गए, महान्यायवादी हो गए, उनको प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय वहाँ पे सुनवाई करने का अधिकार है, या राज्य के सभी न्यायालय में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार उनको है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। कहा जाता है कि निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महान्यायवादी। कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति ने एक महान्यायवादी का नियुक्त किया, जिसे अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं। अपने कर्तव्य को पालन में राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय सुनवाई में भाग लेने का अधिकार, मैंने जो राज्य का है सभी राज्य में जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे महान्यायवादी अपने भाग ले सकता, सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से उसे रिक्त के लिए उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है, माने उन्हीं के आधार पर हटाया जा सकता है जिन आधार पर उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, माने जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कहा जाता है दोस्तों किसी भी प्रादेशिक आयुक्त अपने पद पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना हटाया जा सकता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से ही राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक पहले।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, कपड़ा साफ होने में प्रयुक्त होने वाले सल्फोनेट है। कौन सा? सल्फोनेट। कहा जाता है डिटर्जेंट एक ऐसा पृष्ठ सक्रिय पदार्थ है जो टन बिलियन में सफाई करने की क्षमता रखता है। ये प्रायः एल्काइल व्यंजन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होता है। कहा जाता है कि इसमें एक लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है जिसे सोडियम एल्कोहल सल्फोनेट या सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं। इस बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है, तो बैकेलाइट संघनन से बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। इसका सही सूत्र होता है दोस्तों, फिनॉल को C6H5OH और फॉर्मल्डिहाइड के HCHO होता है। जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। निम्नलिखित कौन सी धातु बेहतर सुचालक है? तो चांदी है दोस्तों। कौन सा बेहतर सुचालक धातु है? चांदी है। चाइनीज खाना के आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? तो याद रखिएगा एस्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? चाइनीज खाना एस्टिक एसिड होता है जिसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CH3COOH। एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक अच्छी परावर्तक, ताप के अच्छा अवशोषक खराब परावर्तक। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों। विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल स्रोत है विद्युत धारा का स्रोत है। किससे? विद्युत धारा का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, एंथ्रासीन, ये सब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। साबुन से बना कोलाइडी विलयन तेल तथा चिकनाई कणों को अवशोषित करके हटाता है। पाइसीकरण के द्वारा ही साबुन के पृष्ठ तनाव कम करके गंदी चिकनाई कणों को अवशोषित कर बाहर निकाल देता है दोस्तों। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट लाइटर में जो होता है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा गैस? ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है दोस्तों। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों का प्रयोग किया था। मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत गुणों पर वंशागणित का अध्ययन किया था। जोड़ी जोड़ी दोनों अलग अलग किया था। अगला क्वेश्चन है, तैयार प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब कमरे के वायुदाब के लगभग 2 गुना हो जाता है।
पानी 120 डिग्री ताप पर उबलने लगता है। सोने का घोला जा सकता है तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में ही घोला जा सकता है दोस्तों। कौन सी मात्रा चावल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है? तो वेग, कौन सा वेग है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापने का प्रयोग वोल्ट मीटर करता है। कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। कहा जाता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो याद रखिएगा, ट्यूब की शीशा पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है 1/2 mv² होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बासिक सोडा का इसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का होता है। सोडियम कार्बोनेट का होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कहा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा 62% होता है दोस्तों। कार्बन की मात्रा 20% होता है। हाइड्रोजन का 10%, नाइट्रोजन का 30% होता है। 3% होता है। नाइट्रोजन का कितना परसेंट? 3% होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका का जिया किस भाग से माने लिया जाता है? तो याद रखिएगा, पार्श्व भाग से। किनारे से खट्टे स्वाद का कोशिकाएं होती है। जिहा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद होता है दोस्तों। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है ये भोजन को स्वादिष्ट बनाना। कदासाहार लवण को मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना है। जीभ पर विशेष प्रकार के स्वाद कलकाएं मौजूद होता है दोस्तों। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी को प्रोटीन माना जाता है क्योंकि पशु श्रेणी को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो अनिवार्य अमीनो एसिड का भरपूर रहता है। अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है। अब आते हैं 110 नंबर दोस्तों। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होता है वसा की मात्रा। क्या होता है? वसा की मात्रा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य तेल में उपस्थित ट्रांस फैट जो कैंसर को कारक को पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 2011 और 12 के आसपास में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का महत्व प्रदान किया गया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है गेहूं के उत्पादन से। किससे? गेहूं के उत्पादन से। सॉरी दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। किसका? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। कहा जाता है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति में कीटनाशक के प्रयोग बढ़ावा या रासायनिक या कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया। बायोडीजल में कृषि विविधता और खाद्य पदार्थ के लिए
मानक तैयार किया गया? ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है दोस्तों ग्रामीण विकास का। किसका? ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह कार्यक्रम 1979 से चलाया जाता है। कितना से? 1979 से। ट्राइसेम योजना 1979 से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक जो है आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। आरबीआई कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया स्थापना खिरवानी समिति के आधार पर किया गया था। साख पत्र एलसी दिया जाता है, तो साख पत्र एलसी दिया जाता है जो है दोस्तों एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? राष्ट्रीय आय का गणना किया था दोस्तों, तो ये गया था BKRV राव ने। BKRV राव ने किया था। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे कांचीपुरम में, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था 1908 में। विजेंद्रा कस्तूरीरंगा वरदराज राव। विजेंद्रा कस्तूरीरंगा वरदराज राव थे। इन्होंने 1931 ईस्वी में NMC ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, 1936 में 2 नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेखों से भारत का आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो है स्टॉप शुल्क। निम्नलिखित में कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के कानून के क्षेत्र में 29 विषय पर चर्चा किया गया है, जैसे स्थानीय मेला पर कर, कृषि जल प्रबंधक पर कर, पशुपालन स्वास्थ्य पर कर, जल जबकि बिक्री पर कर और भू राजस्व के कर उद्धृत है सरकार द्वारा होता है इसका। निम्नलिखित में किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था? स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था तो 2010 ईस्वी में। कब किया था? कहा जाता है कि असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए स्वावलंबन योजना सरकार ने स्वनिर्मित पेंशन योजना के तहत 2010 में प्रारंभ किया था, लेकिन 2015 में अटल पेंशन योजना के द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया है। मैंने अटल पेंशन योजना में से क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया। निम्नलिखित फसलों में न्यूनतम फसल मूल्य निर्धारित स्तुति करता है, तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का नहीं है। कौन नहीं है? ते है नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड कृषि से संबंधित है दोस्तों। नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक एवं सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? असंगठित श्रमिक सामाजिक एवं सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था 2008 में हुआ था दोस्तों। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का पारित 2008 में पारित हुआ था। गिल्ड एजेंट में विपणन संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों व्यापार से संबंधित है। किससे? सरकारी प्रतिभूतियों व्यापार से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब आ गया है मैथ। 37.5% का इतना 375 कितना होगा। तो इसको निकालना है 37.5 गुने एक्स बटा दशमलव का क्या कर देंगे 1 गुने 100 बराबर कितना कर देंगे 375। तो क्या करेंगे 375 से ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 100 गुना 10 यानी 1000। देखिए इसका सी आंसर आ जाएगा। क्या कौन आंसर आ जाएगा, सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों, एक 65 मीटर ऊंचे गोले खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में कितना चढ़ता है 5 मीटर। दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे रह सकता है, तो कितना चढ़ा हो 2 मीटर चढ़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या करना है कि टोटल जो खंभा का दूरी है 65 मीटर, और पहला मिनट में कितना चढ़ा 5 मीटर, तब 5 मीटर को क्या करना माइनस कर देना। अभी दोनों को अंतर जो होता है कितना होता है 2, तो 2 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है 2 से यहाँ गुना कर देना है, प्लस 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 65 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा कितना 30, और 2 से काटेगा तो दूनी हो जाएगा 60 हो जाएगा। 65 में से 5 गया तो हो गया 60, में से भागा 2 से काटेंगे तो 30 हो गया। 30 दूनी 60 और प्लस 1 61 है। यानी इसका ट्रिक है दोस्तों, क्या है 2 इंटू हाई कोर्ट माइनस एस बटा जज प्लस 1, इसी पर बैठा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है, तो बाद में पता चला कि 75 को गलती से 57 लिख गया है, तो शुद्ध औसत क्या करना है। तो शुद्ध इसको क्या करना है कि आपको 58.5 कितना का 30 का है, तो 30 का गलती में दोनों को एक दूसरे को गलती लिखा है, तो क्या करना है 75 माइनस 57 कर देना है। इतना में भागा 30 से अगर देते हैं तो इसका कट छट का जो आंसर आएगा आपको 59.1 आएगा दोस्तों, 59.1। 144 रुपये बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि। तो कुछ नहीं करना, हानि है तो 6 ऊपर कर देना बटा टोटल हानि है तो इसमें जोड़ देंगे टोटल, अब 1900 कर देंगे। तो 6 बटा कितना हो जाएगा 150, 1900 100 से 100 को न कट के 2 पचे 10 3 पचे 15 3 दूनी 6 2 दूनी 4%, क्या हो जाएगा 4%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हितेश एक काम को अकेला 24 दिन में करता है। हितेश कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। जिनेश उसी कले को 30 दिन में करता है। जेनेश 24 की जगह 30 दिन में करता है। ईशान उसकी सहायता मिलता है और 10 दिन में करता है। तो क्या करना है कि तीनों को लघुत्तम निकालना, तो 120 आएगा। 24 25 20 से 30 12 बार देंगे 120 तो जो जिसको निकालना उसको घटा देंगे, यानी पूरा में सबको घटाएंगे तो कितना आएगा 120 बटा 3 आएगा। 3 से कितना 40, यानी आपका सही उत्तर आ जाएगा 40 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 8:1 है, यानी बॉय और गर्ल कितना 8:11। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या टोटल 399 है, तो 399 यहाँ टोटल कितना है 11 8 कितना हो 19। निकालना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों कितना है 8, तो यहाँ काटेगा 19 दूनी 38 19 एक 8 60 से, तो हो जाएगा बी नंबर। कहता जगन साइकिल एक संग्रहालय तक जाता है और अपनी कार को आरंभिक बिंदु से वापस लौटता तो 2 घंटे 30 मिनट लगता है। दोनों तरफ यात्रा कार का इस्तेमाल करने पर
यदि दोनों तरफ यात्रा साइकिल का इस्तेमाल किया जाए तो उससे विकल्प कितना लगेगा? तो 2 दूने कितना लगेगा दोस्तों? 4 घंटा लगेगा। देख लीजिएगा इसको। मानस ने 42,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। 7 महीने के बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी व्यवसाय में शामिल हो गया। अंत में इतना लाभ हुआ तो कमल का हिस्सा निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है कि वर्ष का लाभ खोज रहा है। यहाँ पे देखिएगा वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष का निकाल, यानी 42,000 कितना 12 महीना, फिर हो जाएगा 50,000 कितना महीना तक चलेगा? 7 महीना बाद तक 5 महीना में चलेगा दोस्तों, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 तब 42 गुने 12 50 गुने 5, है ना, काट दीजिएगा। 25 दूनी 50 6 दूनी 12। इस तरह से इसका जो अनुपात आएगा आपको हम बता रहे हैं, इसका अनुपात आपको करके आएगा 125 377 आएगा। कितना? 125 377 आएगा। कितना? 125 सॉरी दोस्तों 125 काट के आएगा 252 125। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जिसका निकालना है कमल का निकालना है। तो यहाँ लाभ कितना? 30 160 125। अब आटा दोनों के अगर जोड़ते हैं हम तो 377 आता है। तो काट छाट के जो आंसर आएगा 10,000 के आसपास आएगा। कितना है? ए नंबर आएगा। ए एक कार्य को 6 दिन में करता है दोस्तों, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो संभावना तीसरे दिन का काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका नियम है दोनों का निकालना, पहले 2 दिन का, तो दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। तो 9 6 का 54 पाते हो जाएगा 5 तिया 15 द्वितीय 18/5। कोई काम एक होता है दोस्तों, तो एक काम होगा तो एक कितना होने तो 1 माइनस 5/18। 18 में से 5 गया तो कितना होगा? 13/13 5/18 हुआ ना। यहाँ पे उल्टा कर दें। कोई काम यहाँ पे एक होगा, फिर से देख लेते हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। तो दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, तब कितना हो जाएगा? 15। 5 तिया 15 द्वितीय 6 9 दूनी 18/5। कोई काम एक होता है, कोई काम कितना होता है? एक होता है। तो हो जाएगा जो कर जा करके एक काम निकालना है तो 5/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3 दिन का काम निकालना है दोस्तों, तो 2 दिन का काम है, 3 दिन का निकाल लेंगे। तो 3 गुने 5/18। तो इसको 3 6 का 18 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। अब कहता है तीसरे दिन का काम निकालना, तो शेष काम निकालेंगे। तब 5/6, तो 6 में से 5 गया तो 1/6 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। एक वस्तु को 100% 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, यानी एक्स में बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। 50% से छूट देता है एक्स का 50% बराबर कितना? 150% लाभ होता है, यानी 50% लाभ होता है। 50% लाभ होता है तो 100 पे प्लस 50 जोड़े तो 150, तो एक्स का बराबर कितना हो जाएगा? 300। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कहा जाता है कि 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। जमींदारों के विरुद्ध किसान की समस्या को समाधान करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में। डच
जो नीदरलैंड या हाईलैंड के निवासी थे। 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री। मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया तथा पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया। कब? 1632 ईस्वी में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, डच की पराजय हुआ और भारत में इनकी समाप्ति हो गया। तो बेदरा के युद्ध के साथ ही डच की समाप्ति हो गया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। कौन किया था? कृष्ण सिंह। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में श्री कृष्ण जी इसके गठित किए थे। बिहार में श्री कृष्ण जी इसके गठित किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। कौन सा? रोहतास नहीं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना दक्षिण बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा ये सभी है। क्वार्टजाइट, फाइलाइट, सिल्ट, स्लेट निर्मित है, जबकि बिहार के रोहतास धारवाड़ जिला भू संरचना में नहीं है। बिहार के राज्य में गंगा के किनारे की स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो गंगा के किनारे जिलों की संख्या 12 है। कितना? 12 है। कौन कौन जिला है? तो आगे देखिए, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, लखीसराय है, गंगा नदी है, कोसी मगध प्रमंडल के नदी से गुजरती है। गंगा नदी कोसी एवं मगध प्रमंडल से गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। उस समय के जो शासक था अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में हुआ था। कौन गुफा में? सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। महाकश्यप इसके संगीति के अध्यक्ष थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन उन्हें सूत्र एवं विनय पिटक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। पहली बार कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो आर्यभट्ट कहे थे। कौन कहे थे? आर्यभट्ट ही कहे थे। आर्यभट्ट ज्योतिषी के माने जाते हैं जो गुप्तकालीन थे दोस्तों। इनका प्रसिद्ध रचना तो आर्यभट्टीय है। इन्हें रचना में उन्हें प्रमाणित किया गया है पृथ्वी गोल और अपनी धुरी पर घूमती है, प्रतिदिन सुबह शाम होती है। आर्यभट्ट की पुस्तक में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, भिन्न प्रकार के समीकरण का वर्णन किया गया। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने ही किया था दोस्तों। पाई का मान भी 3.1428 के मान निरूपित किया था आर्यभट्ट ने। कुंवर सिंह को अंग्रेजी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने पटना में शामिल हुआ था। 25 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह 1857 में दानापुर में पटना के रेजिमेंट में सिपाहियों में शामिल हुए थे। दानापुर के सिपाही के साथ मिलकर उन्होंने आरा शहर पहुंचकर उस समय कब्जा किया। उसके बाद रामगढ़, कैमूर सिपाहियों के साथ बंदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर तक ही चला गया था दोस्तों। कहा जाता है कि कई ब्रिटिश ठिकाने पर अधिकार किया। कौन? बाबू कुंवर सिंह। उनके पास संसाधन अपेक्षाकृत मैंने बहुत कम था दोस्तों, लेकिन राजनीति कितनी जोरदार था। सिपाहियों की छोटी टुकड़ी अंग्रेजों को छकाती रही। आजमगढ़ के पास अतरौलिया में जो लड़ाई हुआ, बाबा कुंवर सिंह ने पीछे हटकर तेज प्रहार से गुरिल्ला नीति को अपनाया था। पीछे हटते चले गए। इनकी इस राजनीति से अंग्रेज विजय के उल्लास में डूब गया। कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह सेना के अंग्रेजों पर करारा प्रहार किया, जिससे अंग्रेजी सेना ने पाप उखाड़ देते। अंग्रेजी सेना क्या कर देते? पाप को उखाड़ देते। महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में क्या? महात्मा गांधी 1917 में प्रसिद्ध सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम चंपारण बिहार में किया। यहाँ पर किसानों अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को और किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। कौन सा नदी? पुनपुन नदी है। पूर्वी मध्य रेलवे में मुख्यालय कहाँ स्थित? तो हाजीपुर। बिहार के उद्योग कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार का उद्योग कमिश्नर का दफ्तर पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। काठमांडू के साथ जुड़े हुए सुमेलित कीजिए। तो है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी और रांची से जुड़ा हुआ है। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो किसके हाथों में रह गया था जमींदारी दोस्तों? तो हाथों में रह गया था प्रधान जाति के हिंदू के विरुद्ध, प्रधान जाति के हिंदू के में रह गया था। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों अगर अच्छा लगे तो।